हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 दोस्तों हमारा चल रहा है। देखिए इसके पहले जो हमने आपको चैप्टर 2 कराया है वो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 है, और जो चैप्टर ये 3 है ये नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर हमारा क्या है 2 है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मानव जनन जो हमारा चैप्टर है, इसमें हमने इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको वहां पे शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा का पूरा ग्राफिकल फॉर्म जो है उसका हमने आपको चित्रारेख सहित समझा दिया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अंड जनन यानी कि oogenesis। हमने आपको क्या बताया था कि जो युग्मक जनन होता है, मतलब जो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है यह 2 चरणों में होती है, मतलब 2 प्रकार की होती है। एक तो शुक्राणु जनन या शुक्र जनन और दूसरा क्या है अंड जनन। देखिए अंड जनन या oogenesis की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली अंड जनन है क्या। तो देखिए oogenesis या अंड जनन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। मतलब अंडाणुओं के जो निर्माण होने की प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अंड जनन या oogenesis कहते हैं। अब इस अंड जनन के परिणाम स्वरूप जो अंडाणुओं का निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है, तो ओवरीज यानी कि अंडाशय के अंदर होता है। देखिए यहाँ पे आपको खाली स्टेप फॉलो करने हैं। जो अंड जनन या oogenesis की प्रक्रिया होती है यह 3 चरणों में संपन्न होती है। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि जो तीनों की तीनों प्रक्रिया है, तो मतलब यह प्रक्रिया बेसिकली 3 स्टेप में संपन्न होती है। तो देखिए जो पहली अवस्था है वो है गुणन प्रवस्था। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो देखिए गुणन प्रवस्था की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इस प्रवस्था में क्या होता है कि जो अंडाशय या ओवरीज होती है उसमें जो जनन स्तर की कोशिकाएं होती है वो लगातार विभाजित होती है और विभाजित होकर के एक कोशिका गुच्छ बनाती है, और इसी कोशिका गुच्छ को हम क्या कहते हैं, पुटिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम पुटिका कहते हैं या फॉलिकल कहते हैं। और देखिए पुटिका की एक कोशिका जो होती है वह बड़ी होकर के oogoनियम बना देती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो अंड जनन की प्रक्रिया है, जैसे ही गुणन प्रवस्था स्टार्ट होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट होती है, इस प्रवस्था में क्या होता है कि जो अंडाशय के जो जनन स्तर की दीवारें होती है या कोशिकाएं जो होती है वो लगातार विभाजित होती रहती है और विभाजित होकर के एक कोशिका का गुच्छा बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुटिका कहते हैं। और पुटिका की एक कोशिका जो होती है वह बड़ी होकर के oogoनियम बना देती है, और यही oogoनियम जो है आगे चल के oocyte का निर्माण करते हैं, और फिर उससे बनता है क्या, ओवम। तो देखिए गुणन प्रवस्था में खाली क्या होता है कि इस प्रवस्था में जो अंडाशय के जो जनन स्तर की कोशिकाएं होती है वो विभाजित होकर के कोशिका गुच्छ बनाती हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, पुटिका कहते हैं। और पुटिका की एक कोशिका जो होती है यही बड़ी होकर के oogoनियम सेल बना देती है। अब गुणन प्रवस्था के बाद क्या आता है, वृद्धि प्रवस्था। इस प्रवस्था में देखिए क्या होता है कि इस प्रवस्था में जो oogonia बनी होती है यह आकार में बढ़ जाती है, जिसे हम प्राथमिक oocyte कहते हैं। अब आपको यहाँ पे ग्राफ फॉर्म में देखना है, ये जो हमारा oogenesis का ग्राफ बना है, इस oogenesis के ग्राफ में आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि प्राइमरी जर्म सेल। हमने क्या कहा कि जो अंडाशय के प्राथमिक जनन स्तर की दीवारें होती है यही पुटिका बनाती है, जिसे हम प्राइमरी जर्म सेल कहेंगे। इसमें जैसे ही पहली प्रवस्था स्टार्ट होगी जिसको हम गुणन प्रवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। अब इस गुणन प्रवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा कि यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होगा यहाँ पे कि oogonia सेल बनेगी। क्या बनेगी, लगातार विभाजन होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो जनन स्तर की कोशिकाएं हैं उनमें लगातार विभाजन होता है, और फिर कौन सी सेल बनती है, oogonia सेल बनती है। तो इस oogonia सेल में क्या होता है, अब दूसरी प्रवस्था स्टार्ट हो जाती है। मतलब इस oogonia सेल में जैसे ही ग्रोथ फेज स्टार्ट होगी, मतलब कि वृद्धि प्रवस्था जैसे ही शुरू होगी वैसे ही क्या होगा, ये जो oogonia सेल बनी है ये अपने आकार में यानी कि साइज में ग्रोथ हो जाएगी, और साइज में ग्रोथ करने के बाद ये आकार में बढ़ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte बोलते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम प्राइमरी oocyte कहते हैं।
अब इसके बाद तीसरी प्रवस्था स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं परिपक्वन प्रवस्था, या इसको हम मैच्योरेशन फेज कहते हैं, मतलब कि परिपक्वन प्रवस्था। देखिए हमने क्या कहा कि जैसे ही ओगोनिया आकार में बढ़ती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक ओसाइड कहते हैं। अब देखिए परिपक्वन प्रवस्था जैसे ही प्रवेश करते हैं, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई भी परिपक्वन प्रवस्था जब आ जाती है, तो देखिए वृद्धि प्रवस्था में क्या हुआ कि जो ओगोनिया थी वो आकार में बढ़ गई, जिसे हमने क्या कहा, प्राथमिक ओसाइड कहा। अब जैसे ही परिपक्वन प्रवस्था आती है तो इस प्रवस्था में देखिए जो प्राथमिक ओसाइड बना है ना, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन भी कितनी बार होता है, तो 2 बार होता है। देखिए क्या लिखा है कि पहली बार जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यह असमान होता है। मतलब असमान विभाजन का मतलब है कि जो एक कोशिका से यहाँ पे जो कोशिकाएं बनेगी उसमें होगा क्या, उसमें यह होगा कि यदि मान लीजिए कोशिका द्विगुणित है तो उससे जो 2 कोशिकाएं बनेगी वो कैसी होगी, अगुणित होगी, मतलब हेप्लॉइड होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पहला विभाजन होगा, पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा, वो कैसा होगा, असमान प्रकार का विभाजन होगा, जिसमें से एक बड़ी कोशिका बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक ओसाइड, तथा एक छोटी कोशिका बनेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, पोलर बॉडी या ध्रुवीय कहेंगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जैसे ही परिपक्वन प्रवस्था स्टार्ट होती है वैसे ही जो प्राइमरी ओसाइड बना है उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, मतलब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। और किस प्रकार से होगा, असमान होगा, मतलब कि एक बड़ी कोशिका बनेगी और एक जो छोटी कोशिका बनेगी जिसको हम क्या कहते हैं, पोलर बॉडी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जब पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसके परिणाम स्वरूप एक पोलर बॉडी बनेगी और एक जो बड़ी कोशिका बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ओसाइड कहेंगे। अब आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए कि ग्रोथ फेज के परिणाम स्वरूप आपने क्या देखा कि जैसे ही ग्रोथ फेज हुआ तो ये जो ओगोनिया सेल थी ये आकार में वृद्धि करके प्राइमरी ओसाइड बना ली है। अब यही प्राइमरी ओसाइड जो है इसमें परिपक्वन प्रवस्था स्टार्ट होगी। जैसे ही मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रवस्था स्टार्ट होगी वैसे ही इसमें 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा, लेकिन यहाँ पे पहले प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो जैसे ही प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये जो प्राइमरी ओसाइड बनी है, इस प्राइमरी ओसाइड जो कि कैसी दिखाई दे रही है आपको, डिप्लॉइड है, मतलब कि द्विगुणित है। अब ये जो डिप्लॉइड कोशिका है ना, जिसको हम प्राइमरी ओसाइड कहते हैं, इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो 2 कोशिकाएं बनी हैं जिसमें से एक कोशिका आकार में बड़ी है और दूसरी कैसी है, साइज में छोटी है। जो छोटी है साइज में उसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, और ये जो बड़ी कोशिका बनी है इसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ओसाइड कहते हैं। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ तो यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइड का और फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण हो गया। अब देखिए जैसे ही द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा तो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, जो द्वितीयक ओसाइड होता है, द्वितीयक ओसाइड में फिर से क्या होता है, असमान विभाजन होता है। क्या होता है, असमान विभाजन होता है। तो क्या होता है, जिसमें से एक बड़ी कोशिका बनती है जिसको कि हम अंडाणु कहते हैं, और शेष बनी तीनों छोटी कोशिकाएं बनती है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीयकाय या पोलर बॉडी कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जैसे ही सेकेंडरी ओसाइड में क्या होगा, अब यहाँ पे जब दूसरा जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा तो सेकेंडरी, यहाँ पे जब सेकेंडरी अर्धसूत्री विभाजन होगा इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये जो सेकेंडरी ओसाइड है इस सेकेंडरी ओसाइड में क्या होगा, विभाजन होगा, और इसमें से एक बड़ी कोशिका बनेगी और जो कि किसका निर्माण करेगी, ओवम का निर्माण करेगी, और एक छोटी कोशिका निर्माण होता है जो कि पोलर बॉडी कहलाती है। वहीं जो फर्स्ट पोलर बॉडी है इसमें विभाजन होता है तो इससे भी 2 पोलर बॉडी बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 पोलर बॉडी जो है इनका निर्माण हो जाता है। तो इस पोलर बॉडी से फर्स्ट, सेकंड व थर्ड पोलर बॉडी, मतलब कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो oogenesis या अंड जनन की जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस में ओवरऑल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो एक बार की यदि oogenesis की प्रक्रिया होती है तो इसमें से 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है एक बार इसको आप पुनः से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो अंडाशय की जनन स्तर की दीवारें या कोशिकाएं होती है वो क्या करती हैं, लगातार विभाजन होता है उनमें, जिसको हम प्राइमरी जर्म सेल कह सकते हैं। तो इस प्राइमरी जर्म सेल में लगातार विभाजन होगा, और कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और जैसे ही मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट होगी, मतलब गुणन प्रवस्था जब स्टार्ट होगी तभी इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और लगातार विभाजन करने के पश्चात जो
प्राइमरी जर्म सेल होती है ये क्या करती है, उगोनिया सेल का निर्माण करती है। अब देखिए यहां से दूसरी प्रवस्था स्टार्ट हो जाती है, मतलब ग्रोथ फेज जो है स्टार्ट हो जाती है, वृद्धि प्रवस्था स्टार्ट हो जाती है। इस ग्रोथ फेज के परिणाम स्वरूप प्राइमरी oocyte का निर्माण हो जाता है। और प्राइमरी oocyte में क्या होता है कि मैचुरेशन फेज जैसे स्टार्ट होती है, इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। और प्रथम अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये कैसा होता है, असमान प्रकार का होता है। मतलब कैसा होगा कि एक कोशिका जो बनेगी वो बड़ी आकार की होगी, दूसरी जो बनी है वो छोटी आकार की होगी। जो देखिए जो बड़ी आकार की कोशिका बनी है इसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और जो छोटी कोशिका बनी है इसको हम क्या कहते हैं, पोलर बॉडी कहते हैं। अब यहाँ पे द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी वाली जो कोशिका ये विभाजित होकर के एक बड़ी कोशिका का निर्माण करेगी, जिसको कि हम ओवम कहते हैं, और छोटी वाली कोशिका जो है तो पोलर बॉडी कहलाती है। और वहीं जो ये पोलर बॉडी है ये भी दो अलग अलग पोलर बॉडी का निर्माण करेगी। तो कुल मिलाकर के 3 पोलर बॉडी का भी निर्माण हो जाता है। तो ओवरऑल oogenesis की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यदि हम कहें कि एक बार की oogenesis की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप केवल और केवल एक ही ओवम यानी कि एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि यदि 100 बार अंड जनन की प्रक्रिया हो रही है तो उसके परिणाम स्वरूप कितने अंडाणुओं का निर्माण होगा, तो 100 ही अंडाणुओं का निर्माण होगा। ये क्वेश्चन सदैव आया करता है। एक क्वेश्चन यहां से ये आता है कि यदि oogenesis की प्रक्रिया हो रही है तो इस oogenesis की प्रक्रिया में पोलर बॉडी कितने बनते हैं, तो 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। ओवरऑल आपको यहां पे कई सारे क्वेश्चन पेपर को देखने को मिलेंगे यहां से। और देखिए जो ये oogenesis की प्रक्रिया है ना, इसका ग्राफिकल आरेख भी मतलब चित्र आरेख भी पेपर में कभी कभी पूछा जाता है। तो ये छोटा सा जो चित्र आरेख है इसको भी आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि यह भी पेपर में 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री की, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49 पर। आपको पीडीएफ जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।